नमस्कार साथियों, आज सभी का हमारे आज की इस राजस्थानी इतिहास की क्लास में सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज अपने जो है चर्चा करने वाले हैं चौहान राजवंश। अपना राजस्थान के इतिहास में चल रहा था, तो चौहान राजवंश में आज अपने जो है चर्चा करने वाले हैं कि हमने शाकंभरी के चौहान पढ़ लिए थे। मैंने आपको चौहान शाकंभरी में तीन बताए थे। सांबर है, सांबर के बाद में मैंने आपको बताया था कौन से अजमेर के चौहान है, अजमेर के बाद में मैंने आपको रणथंभौर के चौहानों की जो है उनके बारे में बताया था। तो आज अपने जो है इसी दृष्टि से अगर हम बात करें तो आज हम सांबर के चौहानों को हमने पढ़ लिया था, तो अजमेर के चौहान राजवंश में पढ़ने वाले हैं। आज हम अजमेर के चौहान राजवंश में चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? अजय राज के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अजय राज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज अपने अजय राज की चर्चा करेंगे जिसने अजमेर की स्थापना की हो, किसकी? अजमेर शहर की स्थापना की हो, उस अजय राज के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आप इसके अंदर ध्यान रखना है, चहमान साम्राज्य का गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा इसके शासनकाल को? चहमान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। इसके शासनकाल को चहमान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है, और निर्माण काल कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजय राज का शासनकाल चहमान साम्राज्य का क्या है? निर्माण काल है। किसके अनुसार? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और अजय राज जो है, अजय राज को ध्यान रखना, अजय राज ने जैसे मान लो कि अजमेर को अपनी राजधानी बना लिया था, अर्थात ये सांबर को छोड़ गए थे और अजमेर में ये प्रवेश कर गए थे। इन्होंने वहीं पर ही जो है जैसे मान लो कि एक गढ़ बनवाया है अजमेर के अंदर ही, अजमेर जैसे है, अजमेर में इन्होंने एक प्रसिद्ध जो है गढ़ का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? अजयमेरु गढ़। कौन सा गढ़ है? अजयमेरु गढ़। और कौन सी पहाड़ी पर है? तो ध्यान रखना, गढ़ बना हुआ है कौन सी पहाड़ी पर? बिठली की पहाड़ी पर। बिठली की पहाड़ी पर गढ़ बने होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया है? गढ़ बिठली का नाम भी दिया गया है। गढ़ बिठली के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं, गढ़ बिठली। इसे ही जो है ताराबाई के नाम पर, किस नाम, क्या नाम पड़ गया इसका? तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। कौन से, किस नाम से? तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1113 ईस्वी के आसपास जैसे अगर हम बात करें तो अजयराज लगभग 1113 ईस्वी से लेकर 1133 तक रहा है। वैसे इनमें जो है इतिहासकारों के मध्य कालक्रम को लेकर इनमें भी विवाद ही है। ठीक है, लास्ट के अंदर शासकों कालक्रम से ढंग से मिल गए हैं, प्रारंभ में एक दो शासकों को लेकर जो है विवाद ही है यहाँ पर भी। तो मैंने आपको बताया कि अजयमेरु, अजयमेरु दुर्ग, ठीक है, या अजयमेरु दुर्ग, गढ़ बिठली, बिठली की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। इसे ही ये जो है तारागढ़ के नाम से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों देखना है, अपने को ध्यान रखना है। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो है एक दुर्ग दिखाई दे रहा है। ये दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या है? अजमेर दुर्ग या अजय मेरु दुर्ग के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है? अजय मेरु दुर्ग है। और इसी अजय मेरु दुर्ग की इसने पेट्टे के अंदर या इस साइड में बात करें तो ध्यान रखना, सन 1113 ईस्वी के अंदर ही इसने जो है एक शहर बसाया था जिसका नाम क्या था? अजमेर शहर बसाया था। ठीक है, ये दुर्ग का निर्माण है। और एक चीज मैं यहाँ पर मेन फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अगर सीधा पूछ ले कि निम्न में से दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, निम्न में से दुर्ग का निर्माण, तो आपके ऑप्शन दे दे। जैसे मान लो आपके पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया, पहला जो है अजय राज, दूसरा ऑप्शन अर्णोराज, तीसरा ऑप्शन अजयपाल, चौथा ऑप्शन विग्रहराज। तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो है आंसर क्या करके आना है? अजयपाल करके आना है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के आसपास इस अजयपाल नाम के व्यक्ति ने इस दुर्ग की पहले से ही नींव रख दी थी। लेकिन अजमेर, अजमेर या अजमेर जो है शहर है, अजमेरू जो शहर है वो किसने बसाया था? वो ध्यान रखना 1113 ईस्वी के अंदर किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अजय राज ने बसाया। अगर दोनों में कोई एक ऑप्शन मिल रहा है तो आपका आंसर वहीं से सही हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आपका आंसर आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो है आपके RSMSS भी द्वारा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का भी, आपको किस तरह से क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दुर्ग है, दुर्ग जो है ये दुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, ध्यान रखना। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर जो है एक तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर एक घोड़े की मजार बनी हुई है। क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार बनी हुई है। ठीक है, घोड़े की मजार, मजार मतलब जानते हो आप? मजार का मतलब क्या होता है? एक तरह से कह सकते हो कि वो इस तरह से समाधि स्थल सा बना देते हैं ना, कब्र।
ठीक है, वो अश्व की कब्र जो है वो इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है। इसी दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह बनी हुई है। ठीक है, इसी दुर्ग में रानी उमादे की छतरी है। ठीक है, इसी में ही नानी का झालरा है। नानी का झालरा नहीं बोलते इसको, नाना जी का झालरा बोलते हैं, नाना जी का झालरा। इसी दुर्ग में ये चीजें जो है इसी दुर्ग में बनी हुई है। तो ध्यान रखना, इस दुर्ग के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट बताई है। अब इसके अलावा अजमेर या इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपने अजमेर या इस दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर या इस दुर्ग को एक तो ध्यान रखना, इसे अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है। ठीक है, अरावली का अरमान कहा जाता है इसे। अरावली का अरमान कहा जाता है इसे। अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी कहा जाता है। अरावली का अरमान, अंडों की टोकरी। ठीक है, इसे विशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। विशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर। ध्यान रखना, यूरोप और जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है, इनके बीच के अंदर जिब्राल्टर जल संधि है। जिस तरह से वह उन दोनों को जोड़ने का काम करती है या दोनों को अलग करने का काम करती है, उसी तरह से अपने राजस्थान के अंदर जो ये है अजमेर जो है, वो एक तरह से दोनों को जोड़ने या अलग करने का, राजस्थान को दो भागों में अलग करने का या फिर दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है। ये ध्यान रखना, विशप हैबर ने कहा था इसे। राजस्थान का जिब्राल्टर, अंडों की टोकरी, अरावली का अरमान, राष्ट्रीय राजमार्गों का दूसरा चौराहा कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का दूसरा चौराहा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों का दूसरा चौराहा कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। भारत का तीर्थ होने के कारण, ध्यान रखना, भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका कहा जाता है। भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो है ये इसके उपनाम कह सकते हो, अन्य नाम कह सकते हो किसके, अजमेर या दुर्ग के बारे में। दोनों के अंदर ही है, दोनों का ही आ जाएगा इसके अंदर, तो दोनों को ही ध्यान में रखना। अरावली का अरमान क्यों, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण अंडों की टोकरी इस तरह से दिखाई देता है। कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर जल संधि है, दोनों को जोड़ने का काम करने के कारण राजस्थान का दूसरा चौराहा आ ही गया। राजस्थान का हृदय, क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता कि अपने जो है अजमेर से सारे कार्यों का क्या होता, संचालन किया जाता। भारत का मक्का तीर्थों के कारण कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी इसे ही कहा जाता है। ये जो चीजें ये सारे अजमेर के उपनाम हैं। ठीक है, अलग नाम है। तो एक ध्यान रखना, अजय राज ने एक सिक्के ढालने की टकसाल बनवाई थी। इस दुर्ग में क्या बनवाई थी, सिक्के डालने की टकसाल का निर्माण करवाया था। अजय राज ने एक सिक्के डालने की टकसाल का निर्माण करवाया था। जैसे मान लो अजय राज के, जैसे मान लो ये सिक्के हैं, मान लो इस तरह से अजय राज के सिक्के हैं। ठीक है ना, अजय राज के जैसे मान लो ये सिक्के हैं, तो अजय राज के जो सिक्के हैं, जो अजय राज के जो सिक्के मिले हैं, इन अजय राज के सिक्कों पर शब्द अंकित किया गया है, जिसमें आप बता सकते हैं हम अजय राज के जो सिक्के मिले उनमें क्या शब्द अंकित किया गया। तो ध्यान रखना, अजय राज के सिक्कों पर अजय प्रिय द्रुमस के नाम से जो है शब्द अंकित किया गया है। या फिर कह सकते हो ये जो चांदी के सिक्के हैं ये श्री अजय देव के नाम से भी हैं। किस नाम से भी हैं, जैसे मान लो ये सिक्का है, ठीक है, इस पर क्या लिखा गया है, या तो मिलेगा आपको अजय प्रिय द्रुमस। ठीक है, अजय प्रिय दुर्मस, या फिर इसने जो चांदी के श्री अजय देव के नाम से है, अजय देव के नाम से जो है इसने किसके सिक्के चलाए थे, इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का कि इसने अजय प्रिय दुर्मस या श्री अजय देव के नाम से किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया है, तो चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया है। किसने किया है, श्री अजय देव ने या अजय प्रिय दुर्मस ने। इसने अपनी पत्नी के नाम से भी सिक्के चलाए थे, अर्थात सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम सुलेखा या सोमलेखा
नाम अंकित करवाया था। अर्थात एक तरह से राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाने वाला राजस्थान में कौन है? चौहानों में पहला राजा जो है उसका नाम क्या आता है? अजय राज आता है, ठीक है ना। अर्थात सुलेखा या सोमलेखा का नाम भी इसी के सिक्कों पर मिलता है। इसने चांदी के जो सिक्के चलाए हैं अजय प्रिय दुर्मस या श्री अजय देव के नाम से, वो भी हो जाएंगे। और इसकी पत्नी सुलेखा या सोमलेखा का नाम भी इसी के सिक्कों पर हमें क्या है कि मिलता है, ध्यान रखना, इसके सिक्कों पर हमें मिलता है, ठीक है। ये इसके सोमलेखा या सुलेखा इसकी पत्नी का नाम है जो इसके सिक्कों पर मिलता है, ठीक है। और अजय राज के समय दिगंबर प्लस श्वेतांबर, इन दिगंबरों प्लस श्वेतांबरों के बीच, ये ना बौद्ध धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में, सॉरी जैन धर्म के अंदर श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। ध्यान रखना, दोनों के बीच में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता जो है वो किसने की है? अजय राज ने की है। अजय राज के बारे में अगर हम और चर्चा करें थोड़ा सा तो ध्यान रखना 1133 तक शासन रहा इसका, लेकिन 1130 ईस्वी के अंदर यह पुष्कराध्याय चला गया था। पुष्कराध्याय चला गया था अपने पुत्र को सौंपकर। जब ये 1133 में मृत्यु हुई है तो इसका पुत्र 1100 अन्नाजी या अर्णोराज 1133 के अंदर यहाँ का क्या बनता है? शासक बनता है, ठीक है। तो अब अपने अर्णोराज के बारे में चर्चा करेंगे। अपने हेडिंग डाल देते हैं अन्नाजी, अन्नाजी या फिर क्या अर्णोराज, ठीक है। कालक्रम अगर बात करें 1133 से लेकर 1153 भी आ सकता है, 55 भी आ सकता है, यहां पर भी विवाद ही है कालक्रम को लेकर, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना, इसने एक बात तो वही है, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की क्या धारण की है? उपाधि धारण की है, ठीक है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की इसने उपाधि धारण की थी। ऐसा शासक है जो क्या नाम है? अर्णोराज या अन्नाजी है। अजमेर में तो पहले ही आएगा, लेकिन पहले वो सांबर में था, मैंने आपको बताया था सांबर में था वो, तो उस चीज का भी आप विशेषता ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम इसी में चर्चा करें अन्नाजी या अर्णोराज में, दूसरी बात, इसने 1134 ईस्वी में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज का आक्रमण हुआ था। जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज जो है वो कहाँ का था? गुजरात का था। गुजरात के जयसिंह सिद्धराज का आक्रमण हुआ था। तब बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इसके आक्रमण के समय में, इसे 1134 में जयसिंह सिद्धराज को इसने, किसने? अर्णोराज ने या अन्नाजी ने पराजित कर दिया। जयसिंह सिद्धराज को अन्नाजी ने क्या किया था? पराजित किया था। ध्यान रखना इस बात का, विशेषतः ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अन्नाजी ने पराजित किया था, ठीक है। इसके समय में बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। बताते हैं कि बार बार तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे। तो भाई अन्नाजी रोज रोज बार बार के एक बार बजा दे, अबे पुठा जाए, फिर बजा दे, फिर पुठा जाए, यहाँ करके छापो तकड़ो ही मोल ले लियो। इन सबको जो है तुर्कों को जो है पकड़ के क्या करते हैं कि दो पहाड़ी है, जैसे एक पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़। कौन सा पहाड़ है? नाग पहाड़। और एक पहाड़ी है जिसका नाम है तारागढ़। कौन सा पहाड़ है? तारागढ़ पहाड़। एक दिन के दोनों के बीच में नीरा ही तुर्कान के पकड़ के रोड लिए, तुर्काना बीच में यहाँ पकड़ के, नीरा नहीं तुर्कान के करे पकड़ में बीच में रोड लिए, ठीक है। अब रोड गए भाई दोनों के बीच में टिका के मान जान, टिका के धोया जी करे बिया ही ठोकी जान, ठीक है। तो ये वास्ते के है कि टिका के कुटियान बीच में अठे रोड गए सारा टिका के कुटिया। तब बताओ है कहीं का कारण की है कि पूरी की पूरी धरती जी के लहू लुहान होगी, पूरी धरती लहू लुहान होगी, जिनका कारण के वह का धरती अपवित्र होगी। और इस धरती अपवित्र जो धरती है इसको पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए जो है नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच में इन्होंने, अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे झील का नाम क्या दिया गया है? इस झील का जो निर्माण इनके द्वारा किया गया है उस झील का नाम आता है अन्ना सागर झील। कौन सी झील बनवाई थी इन्होंने? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। तो इसके बीच में जो है, इसके बीच में नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच में
अर्णोराज के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया। कब से कब तक है, तो ध्यान रखना बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का जो है निर्माण 1133 से 1137 के बीच में करवाया गया। किसके अनुसार, बिजोलिया के अनुसार तो 1133 से 1137 के अनुसार करवाया गया है इसी झील का निर्माण। लेकिन ध्यान रखना ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू दी बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो इसका निर्माण कब से कब है, तो 1133 से 1137। लेकिन ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो में इसका निर्माण जो है वो क्या दे रखा है, 1135 से लेकर 1137 दे रखा है। और 1135 से 1137 ये जो है किस में दे रखा है, पृथ्वीराज रासो में। किस में दे रखा है, पृथ्वीराज रासो में इसका निर्माण 1135 से 1137 दे रखा है। तो इसने जो है यहाँ पर ध्यान रखना किसका निर्माण करवाया था, तो इसने इसके अंदर जो है अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो नाग पहाड़ और कौन सा पहाड़ है, तो तारागढ़ पहाड़ है। तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में इन्होंने जो है एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है, अन्ना सागर झील है। आई बात समझ में। तो एक दिन बतावे कठे घूमने वास्ते कौन आयो, जहांगीर आयो। कौन आया था, जहांगीर। जहांगीर इसी झील के किनारे यहां पर जो है एक बाग लगा गया, जिसे बाग को शाही बाग, दौलत बाग या बाद में इसे किस नाम से, सुभाष बाग के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है, यहां पर एक बार जहांगीर आया, जहांगीर ने यहाँ पर बाग लगा के गया, एक शाही बाग, दौलत बाग या फिर क्या नाम से, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसने लगवाया था, जहांगीर ने। जहांगीर की जो है पत्नी है नूरजहां, नूरजहां की मां थी जिसका नाम था असमत बेगम। क्या नाम है, असमत बेगम। एक बार असमत बेगम आ गई, असमत बेगम के करो अठई आगे किंग आविष्कार करो, इंग आया बतावे कि बाग बगीचा में 4-5 एक फूल तोड़े यहाँ करके मसड़िया और इत्र को आविष्कार कर दियो। इत्र का वैसे इत्र जो है ना, वर्तमान में इत्र जो है ध्यान रखना कि खस नामक घास से बनाया जाता है। जो आपके जो है धौलपुर का इलाका है ना, धौलपुर भरतपुर है, जो करौली का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है खस नामक घास से जो है इत्र बनाया जाता है। लेकिन यहाँ असमत बेगम ने जो है यहाँ आगे यहाँ फूल सा मसड़िया तैयार कर दियो इत्र। ठीक है ना, तो यहीं पर ही जो है, यहीं पर ही किसके द्वारा, तो यहीं पर ही ध्यान रखना जहांगीर के द्वारा नूरजहां के महलों का निर्माण भी करवाया था। और यहीं पर ही जो है एक झरना भी बनवाया है जिसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर नामक जो है झरना भी, वो भी किसने बनवाया था, तो झरना भी बनवाया गया किसके द्वारा, तो ध्यान रखना इस झरने का निर्माण भी किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने यहाँ पर एक क्या बनवाया है, झरना बनवाया। इस बात का भी विशेषता ध्यान रखना। एक दिन यहाँ पर कौन आ गया, शाहजहां आ गया। भाई बाप बेटो बाप गेड़ो है तो कोई ना कोई कांड तो कर गया है उसी वास्ते शाहजहां ने भी चालू पतो। शाहजहां के करियो अठे 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। कितनी, 5-12 दरियों का निर्माण। ये कुछ बैठने के स्थान होते हैं तो ये ध्यान रखना। 5-12 दरियों का निर्माण जो है वो कौन करवा के गया है, तो 5-12 दरियों का निर्माण कौन करवा के गया है यहाँ पर, तो 5-12 दरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 5-12 दरिया हैं, 5-12 दरिया जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया, शाहजहां द्वारा निर्मित है। जिसमें एक में 3 ही दरिया हैं, भी एक में 3 ही है, बाकी हम जो है सॉरी एक में 3 है, बाकी हम कितनी है, 12-12 है। 5-12 दरियों का निर्माण इसने करवाया था, ध्यान रखना। और ये कुछ बैठने वगैरह के स्थान ही होते हैं। ये जो है ये निर्माण किसने करवाया था, तो यहां पर किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। झील कौन सी है, ये झील मैंने आपको बता दी है, झील का नाम है अन्ना सागर झील। झील का क्या नाम है, अन्ना सागर झील। तो अन्ना सागर झील का ध्यान रखना, कौन सी झील है ये, अन्ना सागर झील है। कौन सी झील है, अन्ना सागर झील है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अन्ना सागर झील किन दो पहाड़ियों के बीच में, नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ी के बीच में है। ठीक है, और चीज ध्यान रखना यहां पर अर्णोराज के दरबार में देवबोध प्लस धर्मबोध नामक 2 विद्वान थे। देवबोध और धर्मबोध नामक 2 विद्वान थे। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था।
अर्णोराज ने पुष्कर जो है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मबोध नाम के दो विद्वान थे। इसने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है, ठीक है ना। और इसी अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी। तो जो अर्णोराज की जो हत्या करने वाला है जगदेव, आगे राजा जो बढ़ेगा उसका नाम क्या है, जगदेव नाम है। और ये जगदेव जो है चौहानों का क्या कहलाता है, पितृहंता राजा कहलाता है। चौहानों का इसका कालक्रम कोई 55 भी मानता है, 55 तक भी मानता है, कोई बात नहीं, जैसे भी अपने चलने दो, ठीक है। जगदेव जो है वो क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। और चौहानों का प्रथम पितृहंता राजा जो है वो कौन है, जगदेव है। चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक, चौहानों का प्रथम पितृहंता राजा जो है उसका नाम क्या है, जगदेव है। 1155 से लेकर 1158 तक जिसका शासन रहा है उसका नाम क्या है, जगदेव है। 1155 से 1158 चौहानों का क्या कहलाता है, ये प्रथम पितृहंता राजा कहलाता है। पहला पितृहंता राजा चौहानों का, जिसका नाम क्या है, जगदेव है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का भी आप विशेषता ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो राजा बनता है उसमें नाम आता है आपका विग्रहराज चतुर्थ का। कौन राजा बनता है, विग्रहराज चतुर्थ। तो अगला राजा विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, 1158 से 1163, ठीक है। इसके पिता का नाम अर्णोराज था। पिता का नाम क्या है, अर्णोराज है। चौहानों का महानतम शासक कहा जाता है इसे, चौहानों का महान शासक। साहित्य की दृष्टि से चौहानों के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल, ध्यान रखना। साहित्य की दृष्टि से चौहानों के इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के शासन को कहा जाता है, ठीक है। विग्रहराज जो चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ ने एक खुद नहीं नाटक लिखा है, जिसका नाम है, के नाम है हरिकेली नाटक है। के नाम है, हरिकेली नाटक, ठीक है। हरिकेली नाटक की रचना की है, जिसकी कुछ पंक्तियां जो है आपको मिलेगी। एक तो 2.5 दिन के झोंपड़े पर, ठीक है, 2.5 दिन के झोंपड़े पर। और ब्रिस्टल, ये जो है राजा राम मोहन राय का जो है स्मारक है ना, इंग्लैंड के अंदर, वहां पर जो है राजा राम मोहन राय का स्मारक है इंग्लैंड में, ठीक है। वहां पर इस हरिकेली नाटक की कुछ जो है आपको पंक्तियां मिलती है। इसके अंदर बताते हैं कि भगवान शिव प्लस अर्जुन के मध्य जो छोटा मोटा जो संघर्ष हुआ था, मतलब उनके बीच में जो संवाद हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उसका वर्णन किया गया है किसमें, हरिकेली नाटक के अंदर। बताते हैं कि इसके अंदर जो है अर्जुन की परीक्षा के लेने के लिए शिव जो है वो किस भेष में आते हैं, किरात के भेष में आते हैं। और इस तरह से जो है बाणों से उसको बांध देते हैं। उसके बाद में बताते हैं कि ये दर्शन देते हैं। इस तरह से कहानियां जो है, जो महाभारत काल की कहानी है वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हरिकेली नाटक की रचना की है। और इसकी जो उपाधि है, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ को किस नाम से, एक तो बिसलदेव के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, बिसलदेव के नाम से जाना जाता है किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। और विग्रहराज चतुर्थ को जयानक ने कवि बांधव कहा है। जयानक ने क्या कहा है, कवि बांधव, या फिर कवि बांधव की जगह आपको शब्द मिल जाएगा कटी बांधव। कवि बांधव कह सकते हो आप, कटी बांधव कह सकते हो, मतलब कवियों को आश्रय देने के कारण इसे कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि दी गई है। तो इसके दरबार में कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, अगर दरबार की बात करें तो इसके दरबार में एक तो थे ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव, एक तो ललित विग्रहराज के रचयिता जी सोमदेव है, जिसके अंदर जो है ललित विग्रहराज, ठीक है। और दूसरा जो है नरपति नाल है बिसलदेव रासो,
बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। कौन है? नरपति नाल है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है जो है वो भी इसके दरबार में थे। पहला दरबारी कौन हो गया? सोमदेव हो गया, दूसरा नरपति नाल है। बिसलदेव रासो के अंदर, इसके अंदर जो है वो आपके राजा भोज की पुत्री राजमती और प्लस बिसलदेव। बिसलदेव कौन है? बिसलदेव स्वयं क्या है कि स्वयं विग्रहराज है। इनके बीच में प्रेम का वर्णन है। विग्रहराज के बीच में, इनके बीच में क्या है? प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। और ये जो है ये इंद्रपुरी की राजकुमारी जिसका नाम था देसल देवी प्लस विग्रहराज के बीच, विग्रहराज चतुर्थ है ना, ये विग्रहराज चतुर्थ के बीच में जो है प्रेम का वर्णन जो है वो किस में किया गया है? ललित विग्रहराज में किया गया है, जिसके रचयिता कौन थे? सोमदेव थे। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नल है। ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? सोमदेव है। तो इस बातों का आपको विशेषता ध्यान रखना। इसके दरबार में ये दरबारी थे, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बनती है? 1157-58 में, कब की बात है? तो 1157-58 में, 1157-58 में इसने दिल्ली का, जिसको बोलते थे दिल्ली पर आक्रमण कर, दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया और दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। दिल्ली के जो तोमर शासक थे उन तोमरों को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया, अधिकार कर दिया। और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला अजमेर का राजा है जिसका नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ है, ठीक है। इसके आक्रमण की जो जानकारी है, अगर जानकारी की बात करें तो शिवालिक स्तंभ लेख मिला है 1163 ईस्वी का। दिल्ली से शिवालिक स्तंभ लेख, दिल्ली से शिवालिक स्तंभ लेख मिला है 1163 ईस्वी का। और ये शिवालिक जो स्तंभ लेख मिला है, ठीक है। वैसे बात करें 9 अप्रैल 1163 ईस्वी इस समय उत्कीर्ण करवाया गया था। शिवालिक स्तंभ लेख मिला है जिसमें इसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इसी के अंदर ही, इसी शिलालेख में इसे जो है क्या बताया गया? विष्णु का अवतार बताया गया है, ठीक है। इसे विष्णु का अवतार बताया गया। इसमें बताया गया है कि विग्रहराज ने देश के मुसलमानों का सफाया कर दिया था, ठीक है ना। देश के मुसलमानों का सफाया कर दिया। इसने बताते हैं जालोर के कुंतपाल को भी पराजित किया था। जालोर वगैरह नाडोल क्षेत्र भी इसने अपने अधिकार में किए थे। लेकिन ये शिवालिक स्तंभ लेख है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसके समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी, ठीक है। ये इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे भारत की जो है राजधानी अजमेर थी। इसी का शासनकाल जो है वो एक तरह से स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहलाता है। इसका शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णकाल भी कहलाता है, क्योंकि इसने जो निर्माण कार्य करवाए थे तो उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे भी, इसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो विग्रहराज के निर्माण कार्य, ठीक है। विग्रहराज के निर्माण कार्य, तो ध्यान रखना इसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जो कि सरस्वती कंठाभरण के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, सरस्वती कंठाभरण। वाणी विलास जो है वो तानसेन की उपाधि है। किसने दी थी? तो अकबर ने दी। सरस्वती कंठाभरण अर्थात माता सरस्वती का मंदिर था, ये जो है इसका निर्माण करवाया गया। और इसे जो है सरस्वती संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या कर दिया? तुड़वा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक मस्जिद बनवा दी और इसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। मस्जिद क्या थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। यह मस्जिद बनवाई है जो कि राजस्थान में बनने वाली प्रथम मस्जिद है, राजस्थान में बनने वाली प्रथम मस्जिद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर राजस्थान में बनने वाली पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसका जो डिजाइन है, डिजाइन बताते हैं कि अबू बकर ने तैयार किया था। अबू बकर ने तैयार किया था इसका डिजाइन, ठीक है। अबू बकर ने तैयार किया था,
जॉन मार्शल क्या लिखते हैं? जॉन मार्शल लिखते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण कितने दिन में? 2.5 दिन में किया गया। इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन में किया गया, इसीलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कहाँ वैसे? अजमेर में है। लेकिन पर्सी ब्राउन क्या लिखता है? पर्सी ब्राउन लिखता है कि यहां पर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का, पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, उर्स या मेला लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का क्या कहा जाता है? झोंपड़ा कहा जाता है। 1194 ईस्वी में इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी 2.5 दिन के झोंपड़े की, और 1197 ईस्वी में निर्माण इसका क्या हो गया था? निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है। 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है, महल भी कहा जाता है कि, और कर्नल टोड ने इसके बारे में क्या कहा था? 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। 1194 में नींव है, 97 में पूरी। कर्नल टोड ने कहा था कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ठीक है। अर्थात ये भारतीय इतिहास का बात करें तो भारतीय इतिहास का प्राचीनतम व पूर्ण परिष्कृत नमूना है। प्राचीन भारत का जो है भारत का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना है। मैंने इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसके बारे में? 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। इसके अलावा इसने जो दूसरा निर्माण कार्य करवाया है, दूसरा निर्माण कार्य मैं आपको बता देता हूं। इसने टोडा रायसिंह नामक स्थान, और टोडा रायसिंह नामक स्थान कहाँ है? टोंक में। टोंक में टोडा रायसिंह नामक स्थान पर इसने जो है यहां पर बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो है नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना, वो आ जाएगी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की पहली अगर नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना पूछे तो वो गंग नहर परियोजना आ जाएगी। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो कौन सी है? बिसलपुर पेयजल परियोजना है। ठीक है। तो और किलहोर्न नाम के एक व्यक्ति ने क्या कहा था? किलहोर्न ने कहा था कि हिंदू शासकों में विग्रहराज ऐसा व्यक्ति है, यह ऐसा व्यक्ति है जो कालिदास वह भवभूति की होड़ करता है। जो कालिदास वह भवभूति की क्या करता है? होड़ करता है। इसने कुछ पशु या गो हत्या पर भी पाबंदी वगैरह लगवाई थी अपने राज्य के अंदर। ये भी बात थोड़ी सी ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही विग्रहराज कंप्लीट। विग्रहराज का मैंने आपको क्या क्या बताया? देखो, विग्रहराज पिता अर्णोराज से जो है निर्माण काल या स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। हरिकेली नाटक की रचना की है। कवि बांधव की उपाधि ललित विग्रहराज लिखा गया। बिसल देव रासो लिखा गया है। दिल्ली पर आक्रमण किया, तोमरों को पराजित किया, दिल्ली पर अधिकार किया है। विष्णु का अवतार इसे कहा जाता है। ठीक है। इसके निर्माण काल में जो है एक संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण के नाम से सरस्वती मंदिर भी है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया, जिसके अलग अलग जो है कथन मैंने आपको बताए। और टोडा रायसिंह नामक स्थान पर बिसलपुर बांध, और किलहोर नाम के व्यक्ति ने इसे जो है क्या कहा? हिंदू शासकों में ऐसा व्यक्ति जो कि कालिदास व भवभूति की क्या करता हो? कालिदास व भवभूति की क्या करता हो? होड़ करता हो। ये कौन है? तो ये है विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अपने जो है सोमेश्वर चौहान को पढ़ने के बाद में हम सीधा ही पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है ना। महान शासक जिसने त्राइन का युद्ध लड़ा था, और उस पृथ्वीराज चौहान की हम चर्चा करने वाले हैं कल। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप इतना पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।